नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मूलाधिकारों के समुचित क्रियान्वयन के उद्देश्य से भारतीय संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अधिकार की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः मूल अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व अर्थहीन है। भारतीय संविधान में जहां अधिकारों का विशद उल्लेख किया गया है, वहीं इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। अनुच्छेद 32 मूलाधिकारों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या उल्लंघन की स्थिति में नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने और वहां से उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस अनुच्छेद के 4 भाग हैं, 32(1), 32(2), 32(3) एवं 32(4). प्रथम 32(1) में मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों हेतु उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार प्रत्याभूत है। भाग 2 32(2) में मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। भाग 3 32(3) में संसद को वे अधिकार अन्य न्यायालयों को देने की शक्ति दी गई है जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत प्राप्त है। भाग 4 32(4) में उन परिस्थितियों का विवरण है जिनमें इस अधिकार को स्थगित या निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32(2) के तहत आदेश या निर्देश या रिट की शक्ति। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट, आदेश या निर्देश जो भी समुचित हों जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वे 5 रिटें हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नंबर 2 परमादेश, मैंडमस। नंबर 3 प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नंबर 4 उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। तथा नंबर 5 अधिकार पृच्छा, को वारंटो। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक आदेश है जो उस व्यक्ति, अधिकारी या निगम को जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है। उसे इस आदेश द्वारा बंदी या कैदी को एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करने की आज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य बंदी बनाए जाने का कारण, अधिकार और आधार की वैधानिकता और न्याय संगतता का परीक्षण करना है। यदि बंदी बनाए जाने का कारण और अधिकार न्याय संगत नहीं है तो बंदी को मुक्त या स्वतंत्र करने का आदेश न्यायालय दे देगा। हैबियस कॉर्पस लालिनी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है तुम शरीर ले सकते हो। उच्च न्यायालय को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त है। नंबर 2 परमादेश, मैंडमस। ये भी एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। इसके तहत व्यक्ति या संस्था को कर्तव्य पालन की आज्ञा दी जाती है। यह आज्ञा सरकार, अधीनस्थ, न्यायालय, व्यक्ति या निगम किसी को भी उनके पद या लोक कर्तव्य के रूप में दिए गए कार्य को करने के लिए दी जा सकती है, किंतु अग्रलिखित के विरुद्ध ये आदेश नहीं दिया जा सकता। नंबर 1 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को उनके कर्तव्य पालन के लिए। नंबर 2 उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक हैसियत से कार्य कर रहा हो। तथा नंबर 3 किसी विधान मंडल को। नंबर 3 प्रतिषेध। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र अथवा सहज न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इस आज्ञा पत्र को जारी कर निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक
न्यायाधिकरणों को आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहां कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उल्लेखनीय है कि नंबर 1, जहां परमादेश किसी कार्य को करने का आदेश देता है, वहीं प्रतिषेध किसी कार्य को करने से रोकता है, तथा नंबर 2, परमादेश न केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बल्कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, जबकि प्रतिषेध केवल न्यायिक, अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह उन सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता जिन पर न्यायिक कार्य करने का उत्तरदायित्व नहीं होता। नंबर 4, उत्प्रेषण। इस लेख अर्थात रिट द्वारा किसी अभियोग को निम्न न्यायालय से उच्चतर न्यायालय में प्रेषित करने या स्वयं के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। इसका प्रयोग अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग करने के पूर्व किया जाता है, जबकि प्रतिषेध का आदेश उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में कार्यवाही चल रही हो और उस कार्यवाही के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो। वस्तुतः प्रतिषेध लेख उत्प्रेषण लेख का ही प्रतिरूप है और पीड़ित व्यक्ति या पक्ष इन दोनों लेखों के लिए एक साथ ही आवेदन पत्र अर्थात पेटिशन दे सकता है। नंबर 5, अधिकार पृच्छा। इस आदेश पत्र द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद विशेष पर कार्य कर रहा है, और उसके दावे का यदि कोई औचित्य न दिखे तो उसे उक्त पद पर कार्य करने से रोक सकता है। इस निषेधाज्ञा को जारी करने के बाद उक्त सार्वजनिक पद के रिक्त होने की घोषणा भी की जा सकती है, किंतु अधिकार पृच्छा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय को यह जांच करानी होती है कि उक्त पद सार्वजनिक और कानून तथा संविधान द्वारा मान्य है अथवा नहीं, और क्या बिना समुचित अधिकार के पद ग्रहण किया गया है। नोट नंबर 1, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों से भी उच्चतम न्यायालय ऐसे प्रलेखादि आदि जारी कर सकता, यदि संसद अनुच्छेद 139 के तहत ऐसा अवधारित करे। नंबर 2, उपर्युक्त प्रकार की रिटों को जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, किंतु अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, न कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। लेकिन उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि उच्च न्यायालयों को अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अन्य प्रयोजनों के लिए तभी रिट जारी कर सकता है जब संसद अनुच्छेद 139 के तहत ऐसी अधिकारिता अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान करे। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन दे सकता है। उक्त परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। प्रक्रियात्मक तकनीकियां न्यायालय को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती हैं, किंतु यह भी आवश्यक है कि रिट अधिकारिता का प्रयोग दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पीड़ित पक्ष से इतर व्यक्ति या संघ को पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में वाद लाने की अवधारणा को ही लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की संज्ञा दी जाती है। आज न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जनहित के अनेक मामलों जो कि वस्तुतः कार्यपालिका और विधानमंडल के कार्यक्षेत्र में हैं, में हस्तक्षेप कर रहा है
और विधि के तहत उनको कर्तव्यों के पालन के लिए विवश कर रहा है। इसे ही न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की संज्ञा दी जाती है। नंबर 4, 10 अप्रैल 2002 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए अपने अंतिम आदेश, जिसे रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, का पुनर्विलोकन भी कर सकता है, किंतु इसके लिए चुनौती या आवेदन उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, नया फार्मूला के तहत किया जा सकता है। इस संदर्भ में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति श्री भरूचा ने कहा था, हमारा मत है कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण मानव सुलभ कमजोरियों की परिसीमा के अधीन रहते हुए उत्तम कार्य करते हैं, किंतु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें विरल से विरलतम मामलों में अंतिम निर्णय में गंभीर अन्याय को ठीक करने की हमसे अपेक्षा की जा सकती है। नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उनके शब्दों में यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। नंबर 6, अनुच्छेद 32 के अधिकार को एक स्थिति में निलंबित किया जा सकता है जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई हो। उस स्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने की अवधि तक के लिए इसे निलंबित करने की घोषणा कर सकता है। तार्किक आधार यह है कि व्यक्ति का अस्तित्व राष्ट्र के अस्तित्व पर ही आधारित है। अतः जब राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में हो तो व्यक्ति के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।